Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. डियर व्यूअर, आज हम एड्रिनल कोर्टेक्स की डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे और इसमें हम सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एड्रिनल कोर्टेक्स का जो हार्मोन है जिसे हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है जैसे कि कशिंग सिंड्रोम और इसके अलावा एडिसन डिजीज़, इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एड्रिनल ग्लैंड के हवाले से बात करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली ये हमारी किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है और इसको सबसे मोस्ट आउटर फिब्रस कैप्सूल ने कवर किया होता है, फिब्रस कवरिंग ने कवर किया होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। और इसके दो हिस्से होते हैं, मोस्ट आउटर पार्ट को हम कोर्टेक्स कहते हैं और मोस्ट इनर पार्ट को हम मेडुला कहते हैं। जो कोर्टेक्स वाला हिस्सा होता है बेसिकली ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है और जो मेडुला वाला हिस्सा होता है ये नर्वस टिश्यू से बना होता है। तो कोर्टेक्स के तीन अहम हिस्से होते हैं जिसमें सबसे पहले वाले हिस्से को हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं और इससे मिनरल कोर्टिकोइड्स की प्रोडक्शन होती है। सेकेंड वाले हिस्से को हम जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, इससे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की प्रोडक्शन होती है। और थर्ड वाले हिस्से को हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं और इससे गोनिडोकोर्टिकोइड्स की प्रोडक्शन होती है। और मेडुला जो जिसे हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, इससे कैटेकोलामाइन प्रोड्यूस होता है जिसे हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की फिजियोलॉजी को भी हम पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड इज मेड अप ऑफ द कोर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड जो है कोर्टेक्स जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है और मेडुला जो कि नर्वस टिश्यू से बना होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स के दो अहम हिस्से हैं, एक को हम एड्रिनल कोर्टेक्स कहते हैं और दूसरे को हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। द कोर्टेक्स प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन। जो कोर्टेक्स होता है ये एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जिसे मिनरल कोर्टिकोइड्स भी कहते हैं और ये जूना ग्लोमेरुलोसा से प्रोड्यूस होता है। एक रीजन होता है जिससे एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। और इसके बाद इसकी सेकंड हार्मोनल सिक्रीशन में कोर्टिसोल शामिल है जिसे हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी कहते हैं। बेसिकली ये जूना फेसिकुलेटा एड्रिनल कोर्टेक्स में एक रीजन होता है जिसे हम जूना फेसिकुलेटा कहते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद थर्ड वाला हार्मोन जो है उसे हम एड्रिनल एंड्रोजेंस कहते हैं जिसे हम गोनिडोकोर्टिकोइड्स भी कहते हैं और ये जूना रेटिकुलरिस से प्रोड्यूस होता है। मेडुला जो है ये कैटेकोलामाइन प्रोड्यूस करता है जो कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स के डिफरेंट फंक्शन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। माय फंक्शन आई हैव टू मच ऑन माय प्लेट। एड्रिनल ग्लैंड के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। यहाँ पे इसको एक किस्म के निमोनिक के मैनर में इसको डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले जो है ये इमोशनल टोन और वैकफुलनेस यानी कि देर तक जो हमारे कॉन्शियस स्टेट होता है उसको मेंटेन रखता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी इसका अहम रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इसका अहम रोल होता है, फैट को भी मेटाबॉलिज्म भी करता है और इसके अलावा ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी इनहिबिट करता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को ये डिक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा ये जो हाइपोफाइसिस होता है जिसे हम एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसको भी सप्रेस करता है। एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को भी रिलीज़ करता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस को भी इनहिबिट करता है और इसकी वजह से साइकेट्रिक इफेक्ट भी आता है बॉडी पे। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट और इसके अलावा बॉडी का जो एंडोथेलियल परमेबिलिटी होती है उसको डिक्रीज़ करता है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा इसकी इन्फ्लुएंस जो है माई इन्फ्लुएंस इसमें क्या है जो है, अगर ये हाइपर हो गया तो इसे हम हाइपर कोर्टिसोलिज्म्स कहते हैं। इसके अलावा कोर्टिसोल रिलीज हो जाता है जो कि स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज़ हो जाता है, जैसे कि पेन हो गया, ट्रॉमा हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में रिलीज़ होता है। माई प्रोडक्ट में कोर्टिक्स हिस्सा जो होता है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यानी कि कोर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, मिनरल कोर्टिकोइड्स भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं, और एंड्रोजेंस जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पर मुश्तमिल होता है। मेडुला वाला हिस्सा जो होता है वो कैटेकोलामाइन प्रोड्यूस करता है यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। व्हाट इज कशिंग सिंड्रोम? कशिंग सिंड्रोम क्या है? द टर्म कशिंग सिंड्रोम refer to the manifestation of hypercortisolism for any causes। किसी भी वजह से जब ब्लड में कोर्टिसोल की मिकदार बढ़ जाती है जिसे हम बेसिकली ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहते हैं, तो इस कंडीशन को हम कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। द बॉडी नॉर्मली मेक्स अबाउट 30 मिलीग्राम ऑफ कोर्टिसोल पर डे। बॉडी जो है
30 मिलीग्राम कोर्टिसोल पर डे प्रोड्यूस करता है, जो कि 0.75 mg ऑफ डेक्सामेथासोन या 7.5 mg प्रेडनिसोलोन के इक्वल होता है, जो कि मेन मेड हार्मोन कहलाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोशिंग सिंड्रोम। कोशिंग सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी में कोई भी स्टेमुलस आएगा, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकोर्टिसोलिज्म या इसके अलावा इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ये हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को स्टेमुलेट करेगा और ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बेसिकली कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टेमुलेट करेगा। ये जाके कोर्टिकोट्रोफ्स जो सेल होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसको एक्टिवेट करेगा और उसके बाद बेसिकली एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन या कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो है रिलीज़ हो जाएगा। ये जाके एड्रिनल ग्लैंड के जी रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और इसके नतीजे में एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल यानी कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हाइपोथैलेमस की पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कोर्टिकोट्रॉफ सेल को और उससे कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये जाके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो जी रिसेप्टर्स होते हैं एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, ये उस जी रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल यानी कि जिसे हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहते हैं उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के फंक्शन तो सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम कैटाबॉलिक इफेक्ट पढ़ेंगे। कैटाबॉलिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं। कार्ब्स इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, हिंस इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो बॉडी में यानी कि मसल्स और लीवर में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं और इसकी वजह से ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ जाता है। प्रोटीन इंक्रीज डिस्ट्रक्शन एंड डिक्रीज सिंथेसिस, हिंस इंक्रीज अमीनो एसिड्स, जो बॉडी के स्टोर प्रोटीन होते हैं उसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी कैटाबॉलिज्म करते हैं, उसको स्मॉल अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और इसकी वजह से बॉडी में अमीनो एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। फैट्स इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, व्हिच प्रोड्यूस फ्री फैटी एसिड इन ग्लाइसरोल। जब ये लाइपेज एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाएगी तो ये बॉडी के फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड में और ग्लाइसरोल में। डायबिटोजेनिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, तो उसकी वजह से यानी कि जब भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई होता है तो पेनक्रियाज से इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और ये इंसुलिन जाके बॉडी के ब्लड से तमाम ग्लूकोज को लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। लेकिन जब कोर्टिसोल के हार्मोन बढ़ जाते हैं तो ये कोर्टिसोल के हार्मोन जो हैं हर एक सेल में इंसुलिन के खिलाफ एंटागोनिस्ट इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि इंसुलिन का जो अपना फंक्शन होता है उसको रोक देता है, इंसुलिन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होता और इसकी वजह से भी डायबिटोजेनिक कंडीशन पैदा हो जाता है और ब्लड में बेसिकली ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इनहिबिशन ऑफ बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है। कोलेजन टाइप 1 जिसे मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन मैट्रिक्स कहते हैं, ये उसकी सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है और इसकी वजह से जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ओस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ कैल्शियम, जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम होता है उसकी एब्जॉर्प्शन यानी कि उसको जज़ब करने की सलाहियत भी कोर्टिसोल हार्मोन डिक्रीज कर देता है। मेंटेनेंस ऑफ वास्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू केटाकोलामाइन, केटाकोलामाइंस और इसके अलावा जो वास्कुलर सिस्टम होता है उसको किस तरह ये मेंटेन करता है, कोर्टिसोल में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। केटाकोलामाइंस यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोर्टिसोल हैज़ अ प्रिमिसिव रोल इन द आर्टियोल्स एंड अप रेगुलेटिंग अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होता है मेंटेनेंस ऑफ वास्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू केटाकोलामाइन, केटाकोलामाइन और इसके अलावा वास्कुलर जो रिस्पॉन्स होता है उसको किस तरह यानी कि ब्लड वेसल्स को किस तरह मेंटेन रखता है। तो केटाकोलामाइन जो है जिसे हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस कंडीशन में। कोर्टिसोल हैज़ अ प्रिमेसिव रोल इन द आर्ट्रियोल्स एंड अप रेगुलेटिंग अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, आर्ट्रियोल्स में इसका अहम रोल होता है, ये वाजो कंस्ट्रक्शन कोस करवाती हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स और इसके अलावा अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो होता है ये तभी फंक्शन
करेगा जब कोर्टिसोल हार्मोन आके इसके ऊपर एक्ट करेगा। कोर्टिसोल हार्मोन का अहम रोल होता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने में। वाइल इन स्ट्रेस कंडीशन में इट विल रिजल्ट डेथ, इसकी वजह से रिजल्ट जो है डेथ हो जाएगी इफ़ देयर इज़ नो वासो कंस्ट्रक्शन। स्ट्रेस कंडीशन में जो है डेथ हो सकती है अगर वासो कंस्ट्रक्शन ना हुई। इफेक्ट ऑन सीएनएस, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स यानी कि जो कोर्टिसोल हैं रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द ब्रेन, इसके रिसेप्टर जो हैं ब्रेन में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द लिम्बिक सिस्टम, जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें मौजूद होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर एंड इमोशन। लिम्बिक सिस्टम जो है ये हमारे बिहेवियर और इमोशन की स्टेटस को कंट्रोल करता है। कोर्टिसोल डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप में जो आंखों की मूवमेंट होती है रैपिड आई मूवमेंट जिसे हम कहते हैं उसको ये डिक्रीज कर देता है। और इसके अलावा इंक्रीज स्लो वे ऑफ स्लीप एंड इंक्रीज अवेक टाइम, और इसके अलावा अवेक टाइम जो होता है जागने का जो टाइम होता है उसको बढ़ा देता है। और इसके अलावा आंखों का जो मूवमेंट होती है रैपिड आई मूवमेंट जिसे हम कहते हैं उसको भी डिक्रीज करता है। स्टैटिस्टिक्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम आर ऑलरेडी कॉमन वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इसके इंसिडेंट्स यानी कि इसके केसेस जो है ये कॉमन है। कशिंग सिंड्रोम इफेक्ट 13 ऑफ एवरी 1 मिलियन पीपल, हर 1 मिलियन पीपल में से 13 पीपल्स को है ये इफेक्ट करता है। इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन, ये वुमेन में यानी ख़वातीन में इसकी इंसिडेंट रेशो बहुत ज़्यादा होती है मेल के मुकाबले में। अकर्स प्रिमरली बिटवीन एजेस 25 एंड 40, 25 से 40 साल के दरमियान इसकी इंसिडेंट होती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फोर्थ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बॉडी फैट्स, इसमें जो टंकल होगी, टंकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है। मून फैसेस होती है जिसे हम बुफेलो हम्प भी कहते हैं, यानी कि बुफेलो हम्प से मुराद गर्दन के नीचे जो है फैट्स बढ़ जाता है, गर्दन बाहर की तरफ प्रोट्रैक्ट हो जाता है। और इसके अलावा सुप्रा क्लेविकुलर जो क्लेविकुलर बोन्स होता है इस पर भी फैट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। स्किन थिनिंग ऑफ द स्किन, स्किन जो है थिन हो जाती है, बारीक हो जाती है। स्ट्राई फॉर्मेशन हो जाती है, स्ट्राई से मुराद ये होता है कि स्किन जो है इंतहाई थिन हो जाती है, बारीक हो जाती है और उसमें नोकीले निशान पड़ जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हाइपरटेंशन कॉज करेगी और इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करवाएगी। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया से मुराद है कि ब्लड में लिपिड्स की मिकदार, बॉडी में लिपिड्स की मिकदार सीरम में बढ़ जाती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ भी हो सकती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनेडल डिसफंक्शन, जो गोनेड्स होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं। और इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है। मसल्स, प्रॉक्सिमल मसल्स वीकनेस एंड एट्रोफी, जो प्रॉक्सिमल मसल्स होते हैं यानी कि हाथ के जो मसल्स होते हैं और इसके अलावा जो करीब करीब के मसल्स होते हैं, बॉडी के जो अटैच मसल्स होते हैं उसमें एट्रोफी हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके अलावा वेस्टिंग ऑफ एक्स्ट्रामाइटस, एक्स्ट्रामाइटस जो होती हैं बॉडी के वो ख़राब हो जाते हैं। बोन में क्या करेगा, ऑस्टियोप्रोसिस, और इसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फेक्शन के रेट को भी बढ़ा देता है। और इसके अलावा पुअर वाउंड हीलिंग, यानी कि जो वाउंड हीलिंग होती है उसको भी डिक्रीज़ कर देता है। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, साइकोलॉजिकल जो है ये डिस्टर्बेंस कॉज करवाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी और इसके अलावा इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स में शामिल हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कशिंग सिंड्रोम, अल्टर्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगी और बोन रिसॉर्प्शन प्लस प्रोटीन डिस्ट्रक्शन, बोन की भी रिसॉर्प्शन हो जाएगी, प्रोटीन भी ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा तो इसकी वजह से बैक पेन होगा। और इसके अलावा कंप्रेशन फ्रैक्चर भी हो सकता है, रिब फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसके अलावा रीनल कैलकुली भी बन सकती है, क्योंकि जब रीनल कैलकुली होगी तो इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह ये होगी कि कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म होगी वो अल्टर्ड हो जाएगी। कैल्शियम जो है या तो इनसफिशिएंट हो जाएगा या जो है इसकी मिकदार जो है ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से किडनी स्टोन बनेगी। सेकेंड, जब कैल्शियम की मिकदार डिक्रीज़ हो जाएगी, इसकी सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक पेन होगा और इसके अलावा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी जिसे हम कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं, रिब फ्रैक्चर भी हो सकता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, स्टेबलाइज लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को भी स्टेबलाइज करता है जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस जो है कम से कम फेगोसाइटोसिस होगी। डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, अब फेगोसाइटोसिस कम होगी तो इससे इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाएगा और इसके नतीजे में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अल्टर्ड मिनरल
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी फॉर एग्जांपल अगर एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी वजह से हाइपोकैलीमिया होगी, यानी कि ब्लड में कैल्शियम की पोटाशियम की मिकदार कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ हाइपरनाइट्रीमिया होगी। और हाइपरनाइट्रीमिया कहते हैं सोडियम की मिकदार का बढ़ जाना ब्लड में, बॉडी में। तो हाइपरनाइट्रीमिया क्यों होगी? क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम ये होता है कि वो बेसिकली जो सोडियम होता है, उस सोडियम की जो एक्टिविटी होती है, फिल्ट्रेशन होती है किडनी में, वो बेसिकली एल्डोस्टेरोन की वजह से होती है। अब एल्डोस्टेरोन के अंदर अल्टरनेशन हो गया तो इसके नतीजे में बेसिकली हाइपरनेट्रीमिया होगी, ब्लड में, बॉडी में, फ्लूइड्स में बेसिकली सोडियम की मिकदार बढ़ जाएगी, और इसके नतीजे में हाइपरटेंशन होगी बिकॉज ऑफ द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, क्योंकि सोडियम और वाटर की मिकदार बढ़ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अल्टर्ड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अल्टर्ड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी, मसल्स जो है वेस्टिंग हो जाएंगी, मतलब मसल जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, और इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस होगी, और इसके साथ साथ जो एक्सट्रमाइटिस होगी, यानी कि जो हाथ हो गए, पाँव हो गए, उसके मसल्स, उसकी स्किन बिल्कुल थिन हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। इसके अलावा प्रोटीन ब्रेक डाउन से द स्किन आवर फॉर आर्म लेग्स, स्किन जो है यानी कि जैसे कि स्किन हो गया पूरी बॉडी का, और इसके अलावा हाथ हो गए, टांग हो गई, इसकी स्किन जो है थिन हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। पर्पल स्ट्राई का मतलब है कि पर्पल निशान पड़ जाएंगे, जैसे कि नुकीले निशान होते हैं। और इसके अलावा मसल जो है, मसल्स के ऊपर स्ट्रेच मार्क पड़ जाएगा, और इसके साथ साथ एब्डोमिन और ब्रेस्ट पर स्ट्रेच के निशान बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे फैट मेटाबॉलिज्म की। जब फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर अल्टरनेशन हो जाएगी तो इसके नतीजे में एब्डोमेन और इसके अलावा सब क्लेवियन के ऊपर फैट पड़ जाएगा, यानी कि चर्बी बढ़ जाएगी, और इसके नतीजे में बॉडी जो है फैटी हो जाएगी। इसके साथ साथ अल्टर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अगर अल्टरनेशन आ गई तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो है इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस कॉज हो जाएगी, और ब्लड में ग्लूकोज जो है लॉस होगा, जिसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कुशिंग सिंड्रोम का अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अल्टरनेशन आ गया, या इसके अलावा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में अल्टरनेशन आ गया, या इसके अलावा बेसिकली ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में अल्टरनेशन आ गया, या मिनरल कॉर्टिकॉइड जिसे हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं, इसके यानी कि फंक्शन में या फिर अल्टरनेशन आ गई, तो इसकी वजह से ये तमाम डिसऑर्डर होते हैं। कॉजेज ऑफ कशिंग सिंड्रोम, पॉसिबल कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम, इंडोजीनियस कॉज में से आवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉज बाय अदर। इसमें इंडोजीनियस कॉजेस में बेसिकली आवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इसके कॉजेज में पिट्यूटरी ट्यूमर 70% ऑफ इंडोजीनियस केसेस में पिट्यूटरी ट्यूमर से होता है। कशिंग डिजीज़, जिसे हम कशिंग डिजीज़ भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर होगा तो मोस्टली 15% ऑफ इंडोजीनियस केसेस में ये एड्रिनल ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अदर केसेस जो हैं वो अननोन है, और वो 15% ऑफ द इंडोजीनियस केसेस, जो बाकी 15% रह गए हैं वो अननोन कॉसेज हैं, इंडोजीनियस कॉसेज हैं। एक्सोजीनियस कॉसेज में अटैकिंग मेडिसिन कंटेनिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सच एज हाइड्रोकोर्टिजोन के इंजेक्शन लगाना जिसमें कोर्टिसोल की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, ये एक्सोजीनियस है। एक्सोजीनियस का मतलब बाहर से जो कॉज करता है उसे हम एक्सोजीनियस कहते हैं, और जो अंदर ही अंदर कॉज करते हैं उसे हम इंडोजीनियस कॉज कहते हैं। डायग्नोसिस, लेट नाइट स्लाइवा टेस्ट जो है 10 से 11 बजे के दरमियान स्लाइवा लिए जाते हैं, और उसको जो है टेस्ट किया जाता है। 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आ गया तो ये पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। 24 आवर एक्सक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल इन यूरिन में कोर्टिसोल की 24 घंटे में कितना एक्सक्रीशन हो रहा है, प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड प्रैक्टिकल इंडेक्स ऑफ द कोर्टिसोल सिक्रीशन। इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट में कोर्टिसोल की मिकदार ज़्यादा या कम। ओवरनाइट डेक्सामेथासोन की जो ओवरनाइट टेस्ट है इससे भी पता लग जाता है। डेक्सामेथासोन लेते हैं लो डोज डेक्सामेथासोन अगर हम लेंगे तो लो डोज डेक्सामेथासोन ये कोर्टिसोल को लो करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में कोर्टिसोल जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर लो डोज डेक्सामेथासोन की रिस्पांस में कोर्टिसोल की मिकदार बढ़ गई तो इसका मतलब कशिंग सिंड्रोम मौजूद है। फिर हम हाई डेक्सामेथासोन देंगे आर्टिफिशियल यानी कि बाय पेरेंटल रूट से देंगे इंजेक्शन की सूरत में डेक्सामेथासोन। तो अगर कोर्टिसोल लो हो गया तो इससे कशिंग डिजीज़ होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड की कशिंग डिजीज़ होगी। और अगर हमने हाई डोज डेक्सामेथासोन दे दिया और इसकी वजह से कोर्टिसोल की मिकदार बढ़ गई तो दो वजह हो सकती है।
या तो जो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से उसकी सिक्रीशन कम हो रही है, जिसे हम एड्रिनल कशिंग कहते हैं, और अगर हाई हो गई तो इसके नतीजे में एक्टोपिक एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो ये इसका डेक्सामेथासोन टेस्ट है। सबसे पहले लो डोज लेते हैं। लो डोज में कोर्टिसोल की मिकदार अगर लो आ गई तो ये नॉर्मल होता है। अगर लो डोज डेक्सामेथासोन की रिस्पॉन्स में कोर्टिसोल की मिकदार हाई हो गई तो उसे हम कशिंग सिंड्रोम कहेंगे। फिर हाई डोज देंगे, उससे कोर्टिसोल की मिकदार अगर लो हो गई तो वो कशिंग डिजीज़ कहलाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है। और अगर हाई कोर्टिसोल हाई डोज हमने दे दिया और उसको जैसे ब्लड में कोर्टिसोल की मिकदार बढ़ गई तो दो कोसेस हो सकते हैं, या तो लो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स हो सकती है या हाई एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो सकती है। अगर एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है वो लो हो गया तो इसका मतलब ये एड्रिनल कशिंग से, और अगर हाई हो गया तो ये एक्टोपिक एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डिसऑर्डर है। डायग्नोसिस ऑफ कशिंग सिंड्रोम कंफर्म। अगर कशिंग सिंड्रोम की डायग्नोसिस कंफर्म हो गई तो उसके बाद हम एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक लेवल की जो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स है उसकी लेवल को डिस्कस करेंगे। अगर बॉर्डर लाइन पे हो गया तो फिर हम बेसिकली CRH यानी कि कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की स्टिमुलेशन एक टेस्ट आता है वो करेंगे। अगर उसके नतीजे में CRH की लेवल डिक्रीज हो गई तो ये इंडिकेट करेगा एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स इंडिपेंडेंट को, जिसे हम एड्रिनल कशिंग्स भी कहते हैं। और उसके बाद हम सिटी स्कैन और MRI ऑफ द एब्डोमन की हम सिटी स्कैन करते हैं या MRI करते हैं, जिससे दो कंडीशन हो सकती है, या एड्रिनल एडिनोमा या इसके अलावा एड्रिनल कैंसर भी हो सकता है, या इसके साथ साथ बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। अगर CRH स्टिमुलेशन टेस्ट यानी कि कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की जो टेस्ट होता है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डिपेंडेंट होगा। और बेसिकली इसके बाद हम इंफीरियर पीट्रोजल साइनसिस सैम्पलिंग लेंगे फीमोरल वेन के जरिए, यानी कि टांगों में एक वेन होता है जिसे फीमोरल वेन कहते हैं, उससे सैंपल लेंगे, उससे खून निकालेंगे और उसको लैब भेजेंगे। और इसके साथ साथ MRI ऑफ द ब्रेन की MRI करेंगे, जिससे अगर पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो गया तो ये कशिंग डिजीज को जो है कंफर्म करेगा। और अगर एक्टोपिक ACTH हो गया तो ये भी बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर को इंडिकेट करेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सिंपली ओबेसिटी को हम कंपेयर करेंगे कशिंग सिंड्रोम के साथ और उसके फीचर्स हो गए। तो सिंपल ओबेसिटी में हाइट जो है ये यूजुअली टॉल होती है, यानी कि हाइट इसमें लंबा होता है, लेकिन कशिंग सिंड्रोम में हाइट जो है शॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल यानी कि जो यूरिन में फिल्टर होती है कोर्टिसोल उसकी कशिंग सिंड्रोम में उसकी वैल्यू जो है एलिवेटेड होगी, जबकि ओबेसिटी में भी एलिवेटेड होगी। स्लैवरी कोर्टिसोल कशिंग सिंड्रोम में हाई होगी, ओबेसिटी में यानी कि वो पेशेंट जो ओबेसिटी होगी या वो नॉर्मली जो ओबेसिटी होती है मोटापा होती है उसमें स्लैवरी कोर्टिसोल की मिकदार हाई होती है, जबकि ओबेसिटी में नॉर्मल होती है। लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट ये हम स्मॉल डोज देते हैं पेशेंट को। अगर उसमें कोर्टिसोल की मिकदार बढ़ गई तो ये कशिंग सिंड्रोम को इंडिकेट करेगा, और अगर सप्रेस हो गई तो ये ओबेसिटी को इंडिकेट करेगा। जनरलाइज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रेजिस्टेंस जो है इसमें कोर्टिसोल और एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज होगी, लेकिन कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं होगा कशिंग सिंड्रोम का। कशिंग सिंड्रोम को ये इंडिकेट नहीं करेगा। सीडो कशिंग सिंड्रोम इसे हम फॉल कशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, और ये क्रॉनिक अल्कोहलिज्म या सीवियर डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। पेशेंट में एग्जिबिट हाइपरटेंशन, हाइपोकैलीमिया, पेशेंट में जो है हाइपोकैलीमिया हो सकता है, यानी कि उसके ब्लड में पोटेशियम की मिकदार कम हो सकती है, या इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी होगा, या सीडो प्यूबर्टी होगी, यानी कि फॉल्स प्यूबर्टी भी इस कंडीशन में हो सकता है। एडिसन डिजीज और एड्रिनल कोर्टिकल इनसफिशिएंसी को हम डिस्कस करेंगे। एड्रिनल डिजीज़ जो होती हैं जिसे हम बेसिकली दो टाइप्स इसके होते हैं, एक को हम प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी कहते हैं। प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी को हम एडिसन डिजीज़ भी कहते हैं, और सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी जो है इसमें ACTH की जो यानी कि एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की जो सिक्रीशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, किसी भी वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो सकती है, या इसके अलावा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड की दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होता है फीडबैक सिस्टम की वजह से, उसमें अगर डिस्टर्बन हो गई तो ACTH की लेवल डिक्रीज होगी। तो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी को हम बेसिकली एडिसन डिजीज कहते हैं, और सेकेंडरी को हम डिसऑर्डर ऑफ HPA यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल डिसऑर्डर भी इसे हम कहते हैं। एडिसन डिजीज और प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी। एडिसन डिजीज को हम
प्राइमरीली एड्रिनल इंसफिशिएंसी भी कहते हैं। एड्रिनल इंसफिशिएंसी अकर्स व्हेन लीस्ट 90% ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जब 90% ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसकी वजह से एडिसन डिजीज होता है, जिसे हम एड्रिनल इंसफिशिएंसी भी कहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफन बोथ ग्लूको एंड मिनरल कोर्टिकोइड्स हार्मोन आर लैकिंग। तो उसकी वजह से जो मिनरल कोर्टिकोइड्स होता है, जिसे हम बेसिकली एल्डोस्टेरोन कहते हैं, और इसके अलावा जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है, जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है या बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड सीरम एसीटीएच लेवल। इससे सीरम एसीटीएच की लेवल जो है ज़्यादा होगी, जिसे हम एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो एसीटीएच को स्टिमुलेट करेगा ताकि जी रिसेप्टर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल कोर्टिकोइड्स या इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बनाए। लेकिन चूंकि वहाँ पे 90% ऑफ एड्रेनल इंसफिशिएंसी हो चुकी होती है, 90% जो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ड्रग यूज फॉर फंगल इन्फेक्शन। ऐसे ड्रग्स जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या एंटी कोगुलेंट्स जो ब्लड में कोगुलेशन को ख़त्म करते हैं, ऐसे मेडिसिन की वजह से भी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन बंद हो जाती है या लोअर हो जाती है। एडिसन डिजीज में अकर्स कंकरेंटली विद अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये इम्यून डिसऑर्डर के साथ भी आ सकता है, जैसे कि हिशमोटो थायराइडाइटिस, इसके साथ भी एडिसन डिजीज हो सकता है। या इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इन कंडीशन में भी एडिसन डिजीज हो सकता है। सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी। सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी की हम यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी के पढ़ेंगे। कोर्टिसोल प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन ट्यूमर्स। एंडोक्राइन ट्यूमर्स अगर हो गया तो उसकी वजह से ज़्यादा कोर्टिसोल की प्रोड्यूसिंग होगी। या इसके अलावा सर्जिकल रिमूवल ऑफ बिनाइन और नॉन कैंसरस पोर्शन हो गया ट्यूमर्स का, उसको हमने रिमूव कर दिया या किसी भी पार्ट का, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है। एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्टिकोइड्स हमने एक्सोजीनियस इंजेक्शन के जरिए, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिजोन लगाया, उसकी वजह से भी हो सकता है। सप्रेस ACTH, ये ACTH को सप्रेस कर सकता है और नॉर्मल फीडबैक सिस्टम के जरिए। अगर एक्सोजीनियस हमने हाइड्रोकोर्टिजोन या कोई ऐसा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमने लगाया तो इसकी वजह से ACTH की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। लो टू एब्सेंट ACTH लेवल, तब ये जाके ACTH की लेवल या तो एब्सेंट हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी। इन एडिक्वेट एड्रिनल स्टिमुलेशन, फिर ये एड्रिनल जो स्टिमुलेशन होगी पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए, एड्रिनल ग्लैंड जो है यानी कि स्टिमुलेट नहीं होगा। एड्रिनल कोर्टेक्स एट्रोपी, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है उसकी एट्रोपी हो जाती है, उसके सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके बाद डिक्रीज कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रोडक्शन, कोर्टिकोस्टेरॉइड की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो ये इसकी सिंपल एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज के हम कॉसेस को पढ़ेंगे। एडिसन डिजीज जो है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन से 70% होता है, और डेवलप्ड कंट्रीज में ये 20% TB से होता है। और इसके अदर कॉसेस में कैंसर, एड्रिनल हेमरेज, फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन शामिल है। एड्स के साथ साथ जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आते हैं, जैसे कि एड्स में पेशेंट की जो बॉडी होती है वो इम्यून कम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो ऐसे इन्फेक्शन बॉडी में आ जाता है जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। यूज़ ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड को ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना, तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि कोर्टिसोल जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोडक्शन को स्लो कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ एडिसन डिजीज आर प्राइमरली रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलो एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड हाइपरपिगमेंटेशन। मिनरलोकोर्टिकोइड्स यानी कि एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की बेसिकली डेफिशिएंसी, ये तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन इसमें हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं क्योंकि ACTH की लेवल इसमें बढ़ जाती है। एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो गई। अब एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो गई तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम यूरिन में एक्सक्रीट होगा, तो इसके नतीजे में हाइपोनेट्रीमिया होगी, यानी कि सीरम में पोटेशियम की लेवल डिक्रीज हो जाएगी। हाइपरकेलीमिया होगी, पोटेशियम की मिकदार बढ़ जाएगी जिसे हाइपरकेलीमिया कहते हो। हाइपोनेट्रीमिया, इसका मतलब ये होगा सोडियम की मिकदार जो है ब्लड सीरम में डिक्रीज हो जाएगी। हाइपोटेंशन होगी, ब्लड की जो प्रेशर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसके अलावा हाई रिनिन लेवल्स विथ लो एल्डोस्टेरोन, रिनिन की जो लेवल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और एल्डोस्टेरोन की लेवल जो डिक्रीज हो जाएगी। डिहाइड्रेशन इससे हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है और डिप्रेशन, पेशेंट डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। अगर लॉस ऑफ सोडियम और वाटर सीवियर हो गया तो इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीट इसमें बढ़ सकती है। इसके बाद हम सेकंड और लास्ट टॉपिक को एंड्रोजन डेफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। इन वुमेन कॉज लॉस ऑफ
एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं और एक्सिला में जो हेयर्स होते हैं वो इसमें डिक्रीज हो जाते हैं, एंड डिक्रीज हेयर ओवर द एक्सटर्मेटस, और इसके अलावा हाथ और पाँव पर जो बाल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स डेफिशिएंसी, ये तमाम तकरीबन इसकी डेफिशिएंसी तीनों डेफिशिएंसी है, यानी कि इसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि इससे पिछले में हमने एड्रिनल डेफिशिएंसी को डिस्कस किया, यहाँ पे हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की डेफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पुअर टॉलरेंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस में टॉलरेंस करने की सलाहियत डिक्रीज हो जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड्स में ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज हो जाएगी। लेथार्जी, पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है थक जाएगा। वीकनेस आ जाएगी पेशेंट में, फीवर आ जाएगा। और जीआईटी में नोजिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग और वेट लॉस, ये तमाम सिम्टम्स जो है जीआई में पिगमेंटेशन। Striking similarities in the amino acid sequence, melanocyte stimulated हार्मोन और एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स के अंदर जो, चूंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं हार्मोन, तो इनके अमीनो एसिड में कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, और उसमें स्किन जो है ब्रोंज कलर का होता है, यानी कि स्किन में कलर की भी जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ गम्स और ओरल म्यूकोजा जो होता है वो ब्लूइश हो जाता है या ब्लैक हो जाते हैं। डार्कनिंग ऑफ द स्किन इज मोस्ट विजिबल ऑन स्कार, यानी कि स्कार्स की फॉर्मेशन जब हो जाती है स्किन में, तो उसमें इसके नतीजे में स्किन जो है डार्क हो जाता है। और इसके अलावा स्किन जो है फोल्ड हो जाते हैं। प्रेशर पॉइंट जैसे कि एल्बो, नी, और इसके अलावा कंकल्स वगैरह हो गए, टो वगैरह हो गए, लिप्स वगैरह हो गए, और म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह हो गए, इसमें बेसिकली डार्क होते हैं। तो ये एडिसन डिजीज़ है, इसमें आप पिगमेंटेशन देख सकते हो, हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से इसके मैनिफेस्टेशन है। ये तमाम, ये आप देखें ब्रोंज कलर है पूरे बॉडी का। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।